तूफान यागी से वियतनाम में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। थाईलैंड से भी भयंकर तबाही की तस्वीरें आई हैं। वियतनाम में आए अब तक के सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान यागी का कहर यहां लगातार जारी है। इस तूफान के कारण आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 225 के पार पहुंच गई है। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तूफान से जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं। बिजली के पोल गिरने से बिजली आपूर्ति ठप है। लोग कह रहे हैं कि तबाही से उबरने में वक्त लगेगा। यागी ने थाईलैंड में भी जबरदस्त तबाही मचाई है। सड़कें जलमग्न हैं। इसी बीच थाईलैंड की प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंची और भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। उधर अमेरिका के लुसियाना में फ्रांसिन तूफान ने कहर बरपाया है। अचानक बाढ़ और भूस्खलन से घरों में पानी भर गया है। बिजली आपूर्ति बाधित है और बुनियादी ढांचा बर्बाद हो गया है। एशिया में आए सबसे शक्तिशाली तूफान यागी ने भयंकर तबाही मचाई है। भारत में भी इसका असर कई राज्यों में देखने को मिला है। लॉन्ग रेंज मिसाइल पर पुतिन की यूरोप और अमेरिका को धमकी। पुतिन ने कहा कि अगर ये मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएगी तो रूस और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच जंग की शुरुआत हो जाएगी। इस बार धमकी सीरियस है क्योंकि पुतिन किसी भी कीमत पर जंग को ऐसे मौकों पर नहीं छोड़ना चाहते जहां उन्हें यूक्रेन से मोलभाव करने के लिए अपना पलड़ा झुकाना पड़े। और इस वक्त ऐसा है क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक डटे हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन अपना टर्म पूरा करने से पहले यूक्रेन को रणनीति तौर पर और मजबूत होते देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जंग की आग बढ़ाएगा। इसलिए पुतिन ने साफ लफ्जों में कैमरे के सामने कहा, बड़ी मिसाइलें यूक्रेन को मिली तो फिर जंग का दायरा बढ़ जाएगा। The Ukrainian army is incapable of striking with modern Western-made long-range precision systems. It will mean that NATO countries, the United States, European countries are at war with Russia. पुतिन के बयान से लगता है कि मैदान जंग में कुछ तो बड़ा होगा क्योंकि पुतिन पर जंग के फाइनल नतीजे का दबाव है। क्योंकि रूस की जनता अब नतीजा चाहती है। अगर बातचीत फेल हो गई तो फिर मिसाइलों के जवाब में रूस अपने एटमी हथियार निकाल सकता है और ये हथियार यूक्रेन तक ही सीमित रहेंगे। इस पर डाउट है। रूस यूक्रेन वॉर अमेरिकी चुनाव में भी बड़ा मुद्दा है। कमला हैरिस के साथ डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो सत्ता में आए तो वो एक ही दिन में जंग रुकवा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। डोनेट्स्क के साथ ही मल्टीपल बैटल जोन के एरिया पर अटैक की रफ्तार भी बढ़ाई। क्या डॉनबास को जीतने का पुतिन का ख्वाब पूरा होने वाला है? पुतिन को यूक्रेन वाली करोड़ों अरबों डॉलर की नेचुरल रिसोर्स की खदानें मिलने वाली हैं। रूस ने 2 दिनों में यूक्रेन को काफी पीछे धकेलने वाले ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। पहले कुर्स्क के बॉर्डर इलाकों में यूक्रेन को खदेड़ा, दर्जन भर कस्बों पर कब्जा किया। अब पुतिन की युक्त फोर्स ने यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर तबाही के गोले बरसाए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की 24वीं 42वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के साथ साथ 116वीं टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को डोनेट्स्क से कम 3 इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति अब भी कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो हमारे प्लान के मुताबिक है। यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने बताया कि इस वक्त करीब 80 जगह रूस की सेना के साथ टकराव हो रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो रोमानिया जाकर F-16 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और दूसरी तरफ जापान को भी आंखें दिखा रहा है। जापान ने दावा किया है कि रूस का एक प्लेन उसकी वायु सीमा के बिल्कुल पास आ गया था। जापान से विवाद की वजह इस तस्वीर में है। जापान सागर में चीन के साथ मिलकर रूस ने अपनी ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। यह 30 साल में रूस की सबसे बड़ी नेवल वॉरफेयर ड्रिल बताई जा रही है। इसमें रूस के साथ चीन के युद्धपोत शामिल हैं। नई तस्वीरों में रूस के फाइटर जेट्स और बॉम्बर प्लेन लगातार उड़ान भरते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ समंदर के अंदर कमांडो टीम का डिफेंस और अटैक वाला कॉम्बिनेशन दिखाई दिया। पानी के अंदर ऑटोमेटिक वेपन से गोलियां बरसाई गई। लेकिन जापान ने रूस और चीन की एक्सरसाइज के बीच आपत्ति जताई। जापानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक रूसी जेट ने जापान के हवाई क्षेत्र के पास उड़ान भरी। ये फ्लाइट रूस के TU-142 विमान की थी जो जापान और साउथ कोरिया के बीच साउथ
ओकिनवा वाले इलाके तक पहुंच गई है। इससे पहले 2019 में ऐसी सिचुएशन बनी थी, तब रशियन प्लेन जापान की हवाई सीमा में दाखिल हो गए थे। वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ तानाशाह किम जोंग की ताकत का एक और ट्रेलर सामने आया है। उसने पूरी दुनिया को परमाणु सेंटर दिखाया है। अब तक दुनिया सिर्फ किम जोंग की न्यूक्लियर ताकत को आंकड़ों की शक्ल में देखती आई है, लेकिन उत्तर कोरिया के इतिहास में पहली बार ये तस्वीरें सामने आई। तानाशाह किम जोंग परमाणु बम बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर इस तरह घूमता हुआ दिखाई दिया। किम जोंग के पीछे लंबी ग्रे ट्यूब एक कतार में रखी हुई नजर आई। किम जोंग उन ने न्यूक्लियर फैसिलिटी बेस के कंट्रोल रूम के साथ प्रोडक्शन रूम का दौरा किया, एटम बम बनाने में जुटे साइंटिस्ट से बात की। स्टेट मीडिया KCNA के मुताबिक तानाशाह किम ने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने के लिए और ज्यादा सेंट्रीफ्यूज का प्रोडक्शन करने को कहा है, यानी मौत का सामान तैयार करने के निर्देश दिए। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी उत्तर कोरिया के मुख्य योंगब्योन न्यूक्लियर सेंटर में है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 2010 में अमेरिकी स्कॉलर्स को योंगब्योन में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी दिखाई गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास इतना परमाणु मटेरियल है कि उससे 70 से 90 और परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में भी बारूद का प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे का नामो निशान मिटाने पर अड़े हैं। इस बार तो हिजबुल्ला की तरफ से नॉन स्टॉप रॉकेट की बरसात कर दी गई। कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई। हिजबुल्ला से सिंपैथी रखने वाले, इस ग्रुप का सपोर्ट करने वाले अकाउंट्स ने दावा किया कि लेबनान की जमीन से रॉकेट दागे गए। निशाने पर नॉर्थ इजराइल की मिलिट्री बटालियन थी। बताया गया कि 200वीं डिवीजन ब्रिगेड और वहां इजराइल के स्टोरेज डिपो को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हमले में इजराइल इंटेलिजेंस यूनिट के 22 लोग मारे गए और 74 घायल हुए। अब तक इजराइल की तरफ से ऐसे हमलों पर ज्यादा रिएक्शन नहीं आते थे, लेकिन बीते 3 दिनों से इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हिजबुल्ला की तरफ से ड्रोन और रॉकेट आते हैं, मगर उन्हें हवा में ही मार दिया जाता है। इस बार कहा गया है कि 20 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। जंग एक तरफा नहीं है और इस टकराव में भी यही रूल फॉलो हो रहा है। जैसे ही इजराइल पर हमले की कोशिश हुई, इजराइल ने भी ईरान के साथी संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए। ये दावा किया गया कि इजरायली एयरफोर्स ने आयत्रोन, मारयामीन और चिहिन इलाके में हिजबुल्ला के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। सिप्किन में भी हमले की थर्मल इमेज जारी की गई है। इधर इजराइल में लोगों का गुस्सा हमास जंग को लेकर बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करवाना चाहिए। 50 साल बाद बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर है। ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना की मौत के 76 साल पूरे होने के मौके पर ढाका में प्रोग्राम हुआ। इस दौरान जिन्ना को याद किया गया और मांग की गई कि मुजीबुर रहमान की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए। कार्यक्रम में पाकिस्तान के बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर कामरान धंगल और मोहम्मद यूनुस सरकार से जुड़े हुए कई लोग भी शामिल हुए। 5 अगस्त को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान बन चुका है, ऐसे समझिए। कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया गया। हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है। हिंदुओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी गई। आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जा रहा है। पहली बार जिन्ना की मौत की बरसी मनाई गई। मुजीबुर रहमान की कई प्रतिमाएं तोड़ दी गई। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है। मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर में है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश की विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही मिलेगी। यूरोपीय देश बुल्गारिया में भीषण हादसा हो गया। एयर शो के दौरान एयरफोर्स का विमान क्रैश होने से हड़कंप मच गया। बुल्गारिया को नाटो में शामिल हुए 20 साल हो चुके हैं। इसी की एनिवर्सरी में एयर शो आयोजित किया गया था। बुल्गारियन एयरफोर्स के फाइटर जेट हवा में करतब दिखा रहे थे, तभी अल्बाट्रोस ट्रेनिंग जेट क्रैश हो गया। फाइटर जेट के जमीन पे गिरते ही उसमें आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से ही धुआं नजर आ रहा था। हादसा बुल्गारिया की राजधानी सोफिया से करीब 150 किलोमीटर दूर हुआ। फाइटर जेट क्रैश होने के बाद एयर शो को कैंसिल कर दिया गया। 35 साल पहले बुल्गारिया के एयरफोर्स में MiG-29 फाइटर जेट भी शामिल किए गए थे। एयर शो का मकसद MiG-29 फाइटर जेट की ताकत को दिखाना भी था।